हेलो बच्चों, आज फिजिक्स में कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि हमारा रे ऑप्टिक्स है। क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स। और ये चैप्टर जो है मेंस के लिए, नीट के लिए और क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मैं जो मेन बातें होगा उसकी ज्यादा बात करूंगा। मैं जो छोटी छोटी चीजें होंगी वो अभी मैं नहीं डालूंगा, उसको मैं बाद में डालूंगा। अभी केवल वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, नीट के लिए या किसी क्लास 12 के बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, खास करके क्लास 12 के बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। उनके लिए हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी छोटी डाउट मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ये आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, और इस रे ऑप्टिक्स के नाम से ही क्लियर है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, ठीक है। मतलब कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, रे ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है, रे ऑफ लाइट के बारे में, रे ऑफ लाइट। अभी जो रे ऑफ लाइट है वो होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हम जब पढ़ते हैं लाइट के बारे में तो एक बातें आपको बताई जाती हैं कि लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। अब लाइट आपको कहां कहां से देखने को मिलता है, सन से निकलने वाली लाइट, बल्ब से निकलने वाली लाइट, और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जहां से लाइट आपको देखने को मिलता है वहां से ये एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएट होती है। तो सन जो एनर्जी रेडिएट करता है हीट के फॉर्म में, वही हमारा लाइट है। इसी को हम आगे चल के क्या बोलते हैं, लाइट को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, जिसके पास हर एक टाइप का वेवलेंथ वाली, कलर्स वाली लाइट होती है, ठीक। अब जो रे ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, ध्यान देना, रे ऑफ लाइट, वर्ड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। वर्ड के ऊपर आप ध्यान देते नहीं हो, और वर्ड जो फिजिक्स में लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो उसमें डेफिनेशन पूरा छिपा होता है। तो देखिए, रे ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी है जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, एनर्जी जिस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे ऑफ लाइट से। तो जो रे ऑफ लाइट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, यही रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना तो सबको पता है। लेकिन रे ऑफ लाइट जब साथ में बोलेंगे तो रे ऑफ लाइट क्या है, तो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। अब लाइट के बारे में छोटी छोटी चीजें और बता दें आपको। लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर थोड़ा गौर रखिएगा। जैसे कि मैंने लाइट की एनर्जी के बारे में बताया, रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं एक्चुअली में, तो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी को। उस लाइट की स्पीड क्या होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। अब यही मैक्सिमम हम स्पीड मान के चलते हैं लाइट का, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा ये निकाला जा चुका है पहले से ही, और आपको बस इस चैप्टर में याद रखना है, ठीक है, बस याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस पे गिरती है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस पे गिरती है, अभी देखिए कितना शानदार तरीके से, ठीक है, चैप्टर आपका खत्म होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा थोड़ा भी। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस पे गिरती है तो 3 फेनोमेनन देखने को हमें मिलते हैं। 3 फेनोमेनन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन, दूसरा देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और तीसरा देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे या किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है
या तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती है और या तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, यही फेनोमेनन देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो ऑब्जेक्ट कराता है, जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कराता है उसे ही तो हम लोग मिरर कहते हैं, उसे ही हम लोग मिरर कहते हैं। और रिफ्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट करवाता है उसे हम लोग लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेंस कह सकते हैं। ठीक है जी, उसे हम लोग लेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है और रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है, इसको सिंपल लेवल में समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन एकदम सिंपल लेवल में, तो जानते हो डायलॉग सुने होंगे, लेवल सबके निकलेंगे भाई, लेवल सबके निकलेंगे। तो रिफ्लेक्शन का भी लेवल है। क्या लेवल है भाई? तो जब ये किसी भी ऐसे सरफेस पे गिरे जिसका एक साइड क्या किया गया हो, कोटिंग किया गया हो, तो इसे ही हम लोग मिरर कहते हैं। और ऐसे सरफेस पे जब कोई लाइट गिरती है, ठीक है, तो ठीक उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है, लौट जाती है। तो यहां वर्ड देखिए, रिफ्लेक्शन में वर्ड अगला लेटर क्या है? एल है। आर ई एफ के बाद कौन सा लेटर है? एल है। तो एल से क्या है? लौट आना, लौट आना। तो रिफ्लेक्शन में लाइट लौट आता है, रिफ्लेक्शन में लाइट लौट आता है। और अगला है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है? तो रिफ्रैक्शन किसी भी मिरर सरफेस से नहीं हो सकता है। क्लियर है? कोई हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, अगर उस ग्लास पर जाके लाइट गिरता है तो लाइट गिरने के बाद अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। ठीक है, डेविएट कर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जा रहा है और अपने पाथ से हट जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आर ई एफ के बाद क्या आया? आर आया। आर ई एफ के बाद लेटर कौन आया? कौन सा लेटर आया? आर आया। और आर का मतलब आप ऐसे याद करोगे, आर पार, आर पार। तो लाइट रिफ्रैक्शन में आर पार हो जाती है और रिफ्लेक्शन में लौट आती है। तो रिफ्लेक्शन में एल है, एल से लौट आना, तो लाइट अपने ही मीडियम में बाउंस बैक करके लौट आती है। व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन एनी मिरर सरफेस, then it will bounce back their own medium. But in the case of reflection, the light goes from one medium to another medium on the changing of their original path. ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है और ये हमारा रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से सिंपल लेवल में आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में छोटा मोटा हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन किससे होता है? तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा होता है किसी ऐसे सरफेस से जिसका एक साइड कोटिंग किया गया हो और वही कोटेड सरफेस का दूसरा साइड क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो दूसरा साइड है वो हमारा बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी को हम लोग मिरर भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसके ऊपर कोई लाइट आके गिरा, ठीक है, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और अभी मैंने आपको बताया कि जो रे होता है वो क्या होता है। तो जो रे ऑफ लाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी को, कि लाइट एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, उसी को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो वो करता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट करता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इंसिडेंट रे। जहां पे गिरता है, जहां पर गिरता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जहां पर गिरता है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ठीक इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सरफेस के साथ क्या होता है? नॉर्मल एंगल बनाता है। सरफेस के साथ क्या होता है? नॉर्मल एंगल होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल है उसे हम आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल से ये लाइट नॉर्मल के साथ गिरती है,
ठीक उतने ही एंगल से यही लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन में लाइट उसी मीडियम में वापस लौट रही है और रिफ्लेक्शन के दौरान ये चीज घटनाएं होने को हमें दिखी हैं। तो इसमें आई को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर गिरता है लाइट उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही हमको नॉर्मल बनाना होता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही सब चीजें याद नहीं रखेंगे तो आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसमें एक और एंगल होता है, ये जब इंसिडेंट रे सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाती है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लेंस कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लेंस कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लेंस। ठीक है, एंगल ऑफ ग्लेंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रिफ्लेक्शन था, कितना सिंपल, कितना अच्छा और कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, पढ़ने में भी, क्योंकि सिंपल है, क्लास 10th में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आइए इस पे थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ये होगा कि अगर मान लो हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ग्राउंड से 30 डिग्री पे हमने इंक्लाइन कर दिया, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, तो अगर हम इसके ऊपर कोई रे गिराएं, इसके ऊपर कोई रे गिराएं, जो रे इस ग्राउंड के साथ पैरेलल है, जो रे इस ग्राउंड के साथ क्या पैरेलल है, तो कहेगा बताइए इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। तो ये है हमारा इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले आपको काम करना होता है, सबसे पहला काम कि जहां पर लाइट गिरती है जिस पॉइंट पर, वहां पे बनाना होता है आपको नॉर्मल, वहां पे बनाना होता है नॉर्मल। सबसे पहला काम आपको करना है, उससे ये पता चल जाएगा कि यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ये जेड बना रही है, ये शेप देखिए क्या कैसा बन रहा है। अगर ये शेप ध्यान से देखेंगे तो ये शेप आपका जेड के जैसा है। तो जेड वाले शेप में क्या होता है, जेड वाले शेप में ये दोनों को अल्टरनेट एंगल कहते हैं और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, जेड शेप में ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर। तो और ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब नॉर्मल से यहां से पूरा 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 30 घटाओगे तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। और आपने सुना कि जितने एंगल से कोई लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 60 डिग्री ही होगा और आई भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक्स क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। इसी में अगर हम दूसरा केस बनाएं कि मान लीजिए मिरर है और इस मिरर को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, इस थीटा एंगल से हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मान लो कि इस सरफेस पे कोई रे आके ऐसे गिरा था, पहले वाले सरफेस, पहले वाले मिरर पे, ये दूसरा वाला मिरर है, ये कोई दूसरा मिरर नहीं है, ये इसी मिरर को हमने थीटा से रोटेट कर दिया। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये है हमारा इंसिडेंट रे और जब इसी मिरर को हमने टिल्ड कर दिया किसी एंगल से, तो इंसिडेंट रे पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इंसिडेंट रे तो वैसा ही है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रे हो गया और ये हमारा सरफेस हो गया। अगर हम इसको टिल्ड कर रहे हैं तो रे तो हमारा वैसा ही है, रे कोई मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे अपने जगह से कहीं नहीं जाएगा, इंसिडेंट रे वहीं रहेगा। तो अपने जगह से जाएगा कौन, तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा नॉर्मल पहले वाले मिरर का। जब हमने इस मिरर को क्या कर दिया, टिल्ड कर दिया, तो इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल भी क्या होगा, ऐसे टिल्ड हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हमारा ये हो गया N2 हो गया, ये हो गया N2। पहले वाले सरफेस का अगर हम रिफ्लेक्टेड रे देखें तो पहले वाले सरफेस का ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, R1 हो गया।
और टिल्ट करने के बाद क्या होगा, तो टिल्ट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमारा ये हो गया R2। ठीक है, तो इसमें चेंज किसके साथ हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ चेंज हुआ है। मतलब कि जो भी चेंज होगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ होगा। तो R1 R2 के साथ शिफ्ट हो गया तो इनके बीच में एंगल क्या बना, 2 थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, R1 से जब R2 हम जाएंगे तो जितने एंगल से आप मिरर को रोटेट कराओगे ठीक उसका ट्वाइस यहां पे एंगल बनेगा। तो R1 R2 जो R1 है वो जो शिफ्ट हुआ तो कितने शिफ्ट हुआ, 2 थीटा से। तो अगर थीटा से रोटेट कराओगे तो R1 2 थीटा से शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। अगली बात हम इसमें करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया मिरर और इसके ऊपर हम कोई गिराएंगे लाइट, तो गिरा दिया लाइट। अब क्या हुआ, इसका हो गया रिफ्लेक्शन। तो अब कहोगे कि सर यार तो आप बताइए पहले से ही, तो फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं इसको, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोबारा क्यों बता रहे हैं इसका। इधर देखिए, आपको दिख रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है अगर ये मिरर नहीं होता तो किधर जाता, ये सीधे अपने रास्ते चला जाता। अगर इंसिडेंट रे के रास्ते में कोई मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे सीधे अपने पाथ से निकल जाता। लेकिन क्या हुआ, मिरर के आ जाने से ये जो इंसिडेंट रे है ये पूरा ऐसे क्या कर गया, डेविएट कर गया और कहां से चला गया, ऊपर से चला गया। क्लियर है, तो अगर हम देखें तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस पूरे एंगल को, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कैसे, एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है ये पूरा का पूरा ये अपने आप में कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। क्लियर है, तो अगर हमको डेल निकालना है, डेल ये वाला एंगल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बताइए। अगर हम 180 में से ये जो I है, ये जो R है, इसको माइनस कर दे, ठीक है, तो ये बताइए R वाला कौन एंगल है, ये वाला R एंगल है, ये हमारा I एंगल है। तो अगर I और R दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो थोड़े समय के लिए हम I R को क्या मान लें, थीटा के बराबर मान लें। तो I R दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 थीटा हो जाएंगे। तो 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल हो गया। 180 में से 2 थीटा घटा देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। यही थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2I इज इक्वल टू डेल, या 180 माइनस 2R इंटू डेल। ये I क्या है, I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है जी। तो या तो कह सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ट्वाइस, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का ट्वाइस, या अगर आई आर को बराबर मान लेंगे तो उसको थीटा मान लेंगे, थीटा का ट्वाइस। क्लियर है, तो इस तरीके से हम डेविएशन में निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा मोटा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से ही और कौन सा टॉपिक जुड़ा है, तो आपका जुड़ा हुआ है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। क्लियर है, तो अगर हम ध्यान दें स्फेरिकल मिरर, तो आपने क्लास 10th में भी स्फेरिकल मिरर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन में पढ़ेंगे क्योंकि हमें डेफिनेशन में फंस नहीं जाना जाके, ठीक है। तो सीधी बात क्या बोल देंगे, कर्व शेप मिरर, मिरर ऐसा मिरर जिसका शेप कर्व में हो, वही हमारा एक तरीके से क्या है, स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेयर है मतलब कि पूरा का पूरा गोला है, ठीक है। तो स्फेरिकल ग्लास हमने लिया है और इसका हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे किनारे किनारे से। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ध्यान देना है, बहुत स्मॉल एलिमेंट हमने काटा हुआ है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये और इधर वाला ऐसे हो गया, ठीक है। ये दो कटा हुआ, ये जो दोनों सरफेस है वो इसी में से कटा हुआ पार्ट है इसका। अब क्या करेंगे, अगर इस मिरर के
अगर इस मिरर के, ठीक है, हम इनवर्ड में कोटिंग कर दें, अंदर की तरफ कोटिंग कर दें, और उठा हुआ जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर रिफ्लेक्शन किधर से हो? उठे हुए सरफेस से हो। अगर रिफ्लेक्शन उठे हुए सरफेस से हो, क्लियर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। और वही अगर हम इसमें कोटिंग क्या कर दें, आउटर साइड में कर दें, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कौन हो? तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला पार्ट हो, जो इनवर्ड सरफेस है, अंदर जो दबा हुआ सरफेस है, अंदर जो दबा हुआ सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन पे कि इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर का। ये हमारा हुआ कॉनकेव मिरर। कैसे? बाहर कोटिंग कर देंगे तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। फिर इसको हम लोग M1, इसको हम लोग क्या कहते हैं? M2। इस इंडू को M1 कह सकते हैं, इस इंडू को M2 कह सकते हैं। इसके सेंटर पे एक हम लोग पॉइंट P लेते हैं, और इसी पॉइंट P से एक लाइन जा रहा है पास करता हुआ, जो कि ग्राउंड के साथ क्या है? पैरेलल है, ग्राउंड के साथ पैरेलल है। और जिस पॉइंट से होके जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं पोल, इसे कहते हैं पोल। और इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखोगे और इसके ही ऊपर इमेज भी बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट रखते समय आपको ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर रखना है, इधर उधर ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो आपका सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, इसका अपना कर्वेचर है, कर्वेचर भी होता है। तो इसका कर्वेचर क्या है? तो थोड़ा सा इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल का ही कटा हुआ पार्ट है ना, इस स्फीयर का ही तो कटा हुआ पार्ट है। तो इस स्फीयर का सेंटर क्या है? यही ना है जी। अगर इस कर्व सरफेस को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो आपको स्फीयर बनता हुआ दिखेगा, और इस स्फीयर का ये जो सेंटर है इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो आपके सामने कर्वेचर दिखाई दे रहा है भाई, उसी का ये सेंटर है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के जो मिड पॉइंट में, मिड डिस्टेंस में जो पॉइंट लेते हैं, ये जो आर के मिड में जो पॉइंट ले रहे हैं, इसे बोलते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट बोल सकते हैं या फोकाई बोल सकते हैं, FOCI, फोकाई। ठीक है, और P से F तक का जो लेंथ है, P से F तक का जो लेंथ है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक, अब ये जो C है, इसके पीछे या इसके आगे या F के आगे, F के पीछे, इधर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जिधर सरफेस कोटेड है उधर कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं रखना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको रखना है किधर? जिधर कोटिंग नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम इधर रख सकते हैं, इधर नहीं रखेंगे। क्लियर है? तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट ये हमारा O हो गया, तो O का डिस्टेंस अगर हम P से लेते हैं तो इसको बोलते हैं U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो P से O तक का जो लेंथ है वो हमारा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर कोई मान लो इमेज बन गया, इमेज I, तो I से P तक का जो डिस्टेंस होता है, I से P तक का जो डिस्टेंस होता है उसे भी कहते हैं, I से P तक का जो डिस्टेंस होता है उसे भी कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो आपने देखा होगा कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, F को मेजर किया, F पॉइंट को, तो P से ही किया, P से F तक का डिस्टेंस। C पॉइंट को देखा तो कहां से देखा? P से C तक का डिस्टेंस। O का डिस्टेंस कहां से लिया? P से O तक का डिस्टेंस। I का डिस्टेंस कहां लिया? P से I तक का डिस्टेंस। इसका मतलब सभी के सभी जो डिस्टेंस होंगे वो पोल से ही मेजर किए जाएंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका कन्वेक्स वाला पार्ट, उसके बाद पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है जी, और साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा अब आपके सामने पेश है कौन सा मिरर? तो आपके सामने पेश है
कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। अब देखिए कोटिंग किधर है, कोटिंग इधर है ना, इस साइड में तो इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, क्लियर है। ये बताइए मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर के पीछे सामने, तो मिरर के सामने किधर, इधर खड़े होंगे तो इमेज बनेगा। तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट को इधर रखना है। अब इसका कर्वेचर किधर होगा, तो कर्वेचर कभी भी बनाते समय जिन लड़कों को कंफ्यूजन होता है कि इधर एफ होगा कि इधर एफ होगा, तो अरे भाई कर्वेचर आपका किधर है, इधर के साइड में है ना, इसको आगे बढ़ाइए तो आपको स्फीयर आगे मिलेगा ना, इधर थोड़ा ना स्फीयर मिलेगा, इस साइड में स्फीयर मिलेगा। तो इसका सेंटर ये हो गया, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आधा हमारा फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बस आपको क्या रखना है, इधर रखना है। तो इधर ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं। देखिए यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये हो गया O, तो P से O तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि ऑब्जेक्ट F पे रखें कि C पे रखें, कहीं भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके इनफाइनाइट तक लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इमेज, अब इमेज आपका किधर बन सकता है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इमेज आपका कहीं इधर की तरफ बन गया, वो भी कैसा बना, वर्चुअल, इसमें इमेज बनता है कैसा, वर्चुअल। अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन में दिखाऊंगा कि इमेज आपका वर्चुअल कैसे बनता है, रियल कैसे बनता है, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो इसमें इमेज भी अगर आपका बनेगा तो इमेज के डिस्टेंस को P से हम लोग भी ही बोलेंगे, क्लियर है। तो U V F R, ये जिस तरीके से आप लेके चलेंगे कॉन्वेक्स में, उसी तरीके से कॉनकेव में नाम सेम रहेगा, बस साइन बदलता जाएगा, क्लियर है। तो साइन को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में लास्ट में क्या आया, एक्स आया, और एक्स दिखने में कैसा है, एक्स दिखने में प्लस के जैसा है, एक्स दिखने में कैसा है, प्लस के जैसा है। तो अगर एक्स दिखने में प्लस के जैसा है तो इसमें एफ भी पॉजिटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा, यू बस निगेटिव होगा, यू बस निगेटिव होगा, बाकी आर भी पॉजिटिव होगा। वही कॉनकेव में अब इसका उल्टा बोल लो, इसमें एफ निगेटिव होगा, भी निगेटिव होगा, यू तो निगेटिव होता ही है, आर भी निगेटिव होगा। बस एक्सेप्शनल है, कॉनकेव में एक्सेप्शनल है कि कंडीशन ऐसा आता है जिसमें भी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी इस ऐसे क्लियर हुआ, कॉन्वेक्स में एक्स का मतलब क्या है कि सब के सब पॉजिटिव, बस यू को छोड़ के। और इसका उल्टा, जब कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव तो कॉनकेव में सब नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमने साइन कन्वेंशन भी देख लिया। अब फटाफट इसका फार्मूला देखेंगे और इससे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका क्या है, फार्मूला विथ न्यूमेरिकल, क्लियर है। तो इसके बाद वाला लेक्चर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।